में G20 के आयोजन की खुशियां भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को कम कर देती हैं? क्या घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार 2024 के लोकसभा चुनाव का एक कोई संकेत देती है? क्या 2024 के चुनाव से पहले घोसी उपचुनाव के परिणाम और तमाम देश में हुए उपचुनाव के परिणाम किसी जनमत संग्रह की ओर इशारा करते हैं? इसी सब की समीक्षा करने के लिए कल टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक काजपुर, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय यानी मैंने, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत। परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख हिस्साभार। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख हिस्साभार। तो दोस्तों, G20 में आए मेहमानों की जमकर खातिरदारी हो रही है। अभी इस वक्त जब न्यूज पॉइंट हम कर रहे हैं तो उधर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कहें तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत रात्रि भोज यानी डिनर दे रही हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाना जरूरी नहीं समझा गया। माना कि बीजेपी को इंडिया से डर लग रहा है और घोसी समेत 4 सीटों के उपचुनाव हारने के बाद अब बीजेपी को इंडिया का खौफ सता रहा होगा। लेकिन इस डर का सामना करने की जगह बीजेपी तो लोकतंत्र के तकाजे को ही हाशिए पर डाल रही है। विदेशी मेहमानों के सामने घर के झगड़े को बीजेपी दिखा रही है और आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है कि वो दुनिया में देश की बदनामी करते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अभी यूरोपीय देशों के दौरे के दौरान भारत में लोकतंत्र से लेकर संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने पर जो कुछ कहा है उससे फिर मोदी सरकार तिल मिलाती हुई नजर आई और फिर कई बीजेपी नेता एक साथ मिलकर राहुल को घेरते हुए दिखे। राहुल गांधी के आगे बार बार पस्त होने के बावजूद बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो जितना राहुल गांधी पर वार करेगी उससे राहुल को ही फायदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर पार्टी में न बुलाकर बीजेपी ने जिस तरह की तंगदिली दिखाई है उस पर राहुल गांधी से जब सवाल किया गया और खासकर ब्रसेल्स में तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में कल राहुल गांधी थे, आज राहुल गांधी पेरिस में हैं, फ्रांस की राजधानी। लेकिन ब्रसेल्स में प्रेस को संबोधित करते हुए और प्रेस के सवालों का जवाब लेते हुए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साफ मना कर दिया कि प्रेस, और इस पर G20 में आप जानते हैं कि बहुत नाराजगी जाहिर की गई है अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से। लेकिन यहां पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उधर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे राहुल गांधी और उन्होंने न बुलाए जाने को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए अपना जवाब जो दे रहे हैं, सुनिए जरा। I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. तो यहां राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को बीजेपी नहीं बुला रही है और उसको वैल्यू नहीं दे रही है। वैसे कांग्रेस ने मोदी है तो मनु है का जो वार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर किया है उसकी चोट भी बीजेपी को काफी देर तक दर्द देती रहेगी। लेकिन मोदी है तो मनु है का नारा कल से तमिलनाडु से निकला है। उससे पहले जब मुंबई में यही बात राहुल गांधी कह रहे थे कि 60% अभी हमारे साथ है, यही 60% वहां भी कह रहे हैं। मुंबई वाली जो बात वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। राहुल गांधी वहां भी यही बात कह रहे थे। वैल्यू देने की बात है, आप किसको प्राथमिकता के साथ आगे रखते हैं, किसको बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 60% जनता क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी की हमारे साथ है, सुनिए जरा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। बीजेपी तो यहां कह रहे थे राहुल गांधी कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। और अभी 7 उपचुनाव जो हुए असेंबली के, उसमें से 4 में इंडिया अलायंस की जीत हुई है। तो बीजेपी अभी उपचुनावों के दर्द से जो है, यानी बीजेपी को जो उपचुनावों का दर्द है, उस दर्द से अभी बीजेपी बाहर निकल नहीं पाई है, आप देख रहे हैं। और खासकर तब जबकि कल का जो घोसी का चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। उस चुनाव में क्या कुछ हुआ है आप सबको पता ही है। और यही बात चुनाव से पहले राहुल गांधी यहां कह रहे हैं। तो क्या घोसी का जो खौफ है वो सता रहा है, घोसी का डर सता रहा है बीजेपी को कि राहुल गांधी के ऊपर वार करने से बीजेपी के नेता जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात जो राहुल गांधी मुंबई में कह रहे थे, यही बात वो ब्रुसेल्स में क्यों कह रहे हैं, ये यहां समझने की जरूरत है। आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो अपोजिशन के नेता हैं, उनको नहीं बुलाया गया। 60% लोगों का अपोजिशन जो है वो नेतृत्व कर रहा है आज की तारीख में। ये बात क्यों यहां राहुल गांधी कह रहे हैं? शायद बीजेपी ने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि जिस यूपी में लगातार 2 बार उसने सत्ता हासिल कर ली है, वहां की जनता इतनी बुरी तरह उसे नकार देगी। अब हार के कारणों पर चाहे जितने किंतु परंतु अगर मगर कर लिए जाएं दोस्तों, हकीकत तो यह है कि ये मोदी जी की बड़ी हार है। क्योंकि चुनाव जिताने के लिए उनके खास सिपहसालार मैदान में उतरे थे, लेकिन सब नाकाम रहे। बीजेपी को न भूमिहारों ने वोट दिया, न पसमानदा मुसलमानों ने वोट दिया और न ही ओबीसी ने वोट दिया। बीजेपी की भाषा में अगर घोसी को झांकी कहा जाए तो फिर 2024 तो अभी पूरा बाकी है दोस्तों। और अगर घोसी जैसा हाल बाकी यूपी और दूसरे राज्यों में रहा तो फिर समझ लीजिए कि बीजेपी और एनडीए का भविष्य क्या रह जाएगा। अभी मई जून में, यानी अभी से 2 महीने पहले जो सर्वे किए गए हैं, और उनमें से कई में ट्रेंड दिखा रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है। बीजेपी इस बात पर भी खुश हो सकती है कि पीएम पद के लिए अब भी मोदी के नाम ही आगे चल रहा है। लेकिन जो भी सर्वे हैं वो उपचुनाव से पहले के हैं। अब इंडिया ने एनडीए पर पहली बढ़त बना ली है इन उपचुनावों में। तो हो सकता है कि आने वाले सर्वे में मोदी जी पीएम की रेस में भी पिछड़ते नजर आए। 2024 से पहले विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की हालत खराब दिख रही है। और खासकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हर जगह कांग्रेस का दम दिख रहा है। जबकि बीजेपी बहुत कोशिश के बाद भी मुरझाई हुई सी दिख रही है। इस मुरझाई हुई भावना के साथ बीजेपी अपना कमल कैसे खिलाएगी, ये चिंता अब बीजेपी में साफ दिखने लगा है। जबकि इंडिया के तमाम नेता एक नए जोश में भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार सभी अब मिलकर बीजेपी को मात देने के लिए तैयार दिख रहे हैं और इंडिया की कमान कांग्रेस के हाथ में ही दिख रही है। इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए कि उसी मुंबई के मंच से, ये जो मुंबई का मंच आप देख रहे हैं, इस मंच से कई बार तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये कहते हुए नजर आया कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी जब मीडिया से मुखातिब कराने के लिए, मंच का संचालन करने के लिए संजय राउत मौजूद थे, तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उद्धव ठाकरे गुट के, वो भी यही कह रहे थे कि हमारे नेता। लेकिन ये हमारे नेता जो हैं, उनको अगर राष्ट्रपति महोदय नहीं बुला रही हैं तो क्या कारण हो सकता है? क्या राष्ट्रपति महोदय खुद अपनी मर्जी से नहीं बुला रही हैं? एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे इस पे भी दोस्तों, लेकिन चर्चा ये भी करेंगे, सवाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घोसी की झांकी के बाद अब क्लाइमेक्स में इंडिया की जीत दिखेगी, यानी 2024 में? क्या इस ट्रेलर से परेशान बीजेपी नाम बदलने का खेल कर कुछ हासिल कर पाएगी? आप नाम बदलने के खेल में आप देखिए, भारत, कभी यहां इंडिया लिखा होता था, आज भारत लिखा हुआ है। भारत लिखना ही था तो इंग्लिश में क्यों लिखे? पूरे इंग्लिश को ही बदल डालिए, हिंदी में लिखिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। और हिंदी में तो लिखते आए हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री,
भारत, जब भी हम हिंदी बोलते हैं, चाहे आप जापान में जाइए, चाहे चाइना जाइए, चाहे रशिया जाइए, चाहे आप यूरोप के अलग अलग कंट्रीज जहां उनकी अपनी भाषा है, जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, वहां उनकी अपनी भाषा में अपनी बात लिखते हैं, और जब वो भाषा अंग्रेजी में आती है तो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या बुराई है, इंडिया कहें या भारत? लेकिन आज फिर से भारत और इंडिया का सवाल तो उठता ही है। तो दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये तो अभी झांकी है और 2024 बाकी है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब, आज शनिवार का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार जताता हूं कि आपने समय निकाला। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। थोड़ी देर बाद 2-1 साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सब जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत खास दिन देश के लिए, क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, G20 का 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है और आज 9 तारीख, कल 10 तारीख दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, दिल्ली घोषणा पत्र, उसको मंजूरी मिल गई है। बहुत सारी चीजें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं और ये 1 साल की जो अध्यक्षता थी, अब ये अध्यक्षता ब्राजील के पास जाने वाली है। लेकिन ये कुछ जो है, ये गुडी यानी अच्छी बातें हैं। इसके बाहर जो पर्दे लगे हुए हैं, उस पर्दे के अंदर क्या कुछ है, उसकी चर्चा भी वही चर्चा हम यहां करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि इस दिल्ली में आप दिल्ली को ढक कर, यहां की गरीबी को छुपाकर, यहां के जीव जंतुओं को छुपा करके आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है और उस तस्वीर में खासकर स्ट्रे डॉग्स को लेकर, जो गली मोहल्ले में घूमते हुए जो कुत्ते हैं, उनको किस प्रकार बांध करके और उनको पिंजरे में डाला जा रहा है, भूखे प्यासे रखा जा रहा है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत दुखद है। उस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी। ये तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों के से भी इन पर भी बात करनी चाहिए और पर्दा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ साथ ये भी बात होनी चाहिए कि आखिर ये भारत का मतलब क्या होता है, भारत क्यों यहाँ आ गया। पहले आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपके पास ही हमेशा की तरह। स्वामी जी, आखिर खेल तो कुछ चल रहा है, ये भारत के आगे पीछे ही घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां घोसी में कुछ और हो गया। देखिए राजीव जी, इंडिया को भारत में इसलिए बदला था इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है ये अंग्रेजों की देन है। अरे जो नेम प्लेट लगी हुई है मोदी जी के सामने, भारत तो हिंदी में लिख देते, कम से कम भारत को भी इन्होंने अंग्रेजी में लिख दिया। देखिए एक चीज आप ये समझिए कि क्या खड़गे साहब को इसलिए नहीं बुलाया गया कि जो द्रविड़ियन कल्चर है उससे बदला लिया जा रहा है, जो दलित वर्ग है उसका अपमान किया जा रहा है। क्या ये सनातन धर्म की शेषता को स्थापित करने की, देखिए मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म का मान करता हूं, लेकिन आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते। इस देश में जो बौद्ध रहते हैं उनके यहां मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, उनकी प्रतिज्ञाएं अलग प्रकार की हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। द्रविड़ियन कल्चर जो है वो अलग है, अम्बेडकाइट्स जो हैं वो अलग हैं, सनातन धर्म अलग है, आर्य समाजी अलग हैं। इसका मतलब यह है कि ये देश को उस अवस्था में ले जाना चाहते हैं जब हमारे देश में शैव और वैष्णवों के बीच में युद्ध हुआ करता था और एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते थे, और जिस प्रकार से सबको एकजुट करके भारत को एकजुट किया गया था उसको। अच्छा एक राजीव जी और चीज बताइए, क्या आपने कोई ऐसी फोटोग्राफ देखी जिसमें मोदी जी के अलावा कोई नेता खड़ा हुआ दिखाई पड़ा हो? फोटो फ्रेम में केवल मोदी जी थे। अरे आपके देश में विदेश मंत्री हैं, आपके विदेश सचिव हैं, आपके और भी लोग हैं। क्या ये हमारे यहां राजा प्रथा शुरू हो गई है कि राजा ही सबको रिसीव करेगा और फोटो फ्रेम में केवल राजा दिखाई पड़ेगा? देखिए किस प्रकार की असमानता का दर्शन आप विश्व को दिखा रहे हैं। अगर इन्होंने खड़गे साहब को बुलाया होता तो भारत का जो लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रदर्शन है पूरे विश्व में वो बनता। आपको याद होगा अटल जी को किस प्रकार से भेजा गया था विदेश, सोनिया जी को भेजा गया था, किस प्रकार से विपक्षी दलों को मान सम्मान देकर विश्व में एक संदेश दिया गया था कि भारत इतना स्वस्थ लोकतांत्रिक देश है जहां पे विपक्ष को भी मान सम्मान दिया जाता है। और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल विपक्षी दल के नेता को
और इतने वयोवृद्ध नेता, तपोतपाए नेता को आमंत्रित न करके आप क्या पूरे विश्व को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हम विपक्ष को कोई सम्मान नहीं देते? और जो बात आपने बताई राजीव जी, अगर ये लोग कहते हैं अपने सनातन धर्म की श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो अगर जीव जंतुओं को इस प्रकार से बांध कर इन्होंने विदेशियों से छिपाया है और अगर उनको इन्होंने परेशान किया है, जो हमारे जैसे ही परमेश्वर का रूप है, तो भगवान के कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। इस प्रकार से जी ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व है, स्वामी जी अगर मगर नहीं है, ये ऐसा है, ये वीडियो ऑलरेडी मैं यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ हम लोगों के भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, लेकिन वैसा ये सोशल मीडिया पे वीडियोस काफी शेयर हो रहे हैं। तो राजीव जी अगर ये जो चीज हो रही है, ये भगवान का कोप का भागीदार इनको बनना पड़ेगा। ये जीव जंतु पता नहीं, हम तो देखिए, हम तो सनातनी मानते हैं पुनर्जन्म में अपने पुरखों को। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जन्म किस रूप में होगा, हमारे जो पितर हैं वो किस रूप में घूम रहे होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ श्राद्धों में कुत्तों को भी, कौओं को भी, गाय को भी, सबको खाना खिलाने का प्रावधान है। ये कैसे सनातनी हैं? ये किस प्रकार के धर्म विरुद्ध लोग हैं जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे देश की छवि को बदनाम कर रहे हैं। और चीन और रूस जिस प्रकार से G20 में नहीं आए हैं और जिस प्रकार का एक ये बिल्कुल वेस्टर्न लॉबी की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, हमारी 75 साल की जो हमारी ये गुण निरपेक्षता की छवि थी उसको भी इन्होंने धूमिल किया है। और केवल मोदी जी की छवि सुधारने के लिए अगर G20 का यूज किया जा रहा है, तो राजीव जी ये सारे विश्व के न्यूज़पेपर जिसको कवर कर रहे हैं, ये अगले चुनाव की तैयारी अगर कर रहे हैं और सोने और चांदी के बर्तनों में विदेशियों को खाना खिला रहे हैं और हमारे गरीब और भिखारियों को बांध के और ट्रकों के अंदर अगर शहर से बाहर धकेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। जी प्रेम कुमार जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे कि छवि सुधारने के लिए, छवि चमकाने के लिए, और ये सही बात है। यही बात वॉशिंगटन पोस्ट भी